एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आई होप कि आप लोग अपनी बीएड के प्रैक्टिकल फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आपको कोई डिफिकल्टी होगी बीएड की प्रैक्टिकल्स फाइल बनाने में, असाइनमेंट बनाने में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीएड की ड्रामा फाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बीएड की ड्रामा फाइल का एक्सप्लेनेशन। नाटक साहित्य की वो सर्वोत्तम विधा है जिसकी दर्शक सुनकर और देखकर भाव विभोर हो उठते हैं। यह दृश्य शब्द उपकरण की श्रेणी में आता है। काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्यों में नाटक सुंदर है, अर्थात इसकी गणना काव्यों में की जाती है। काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य और दृश्य। इसी दृश्य काव्य का एक भेद नाटक भी है। दृश्य काव्य के दो भाग हैं, एक है रूपक और दूसरा है उपरूपक। तो रूपक में क्या है? रूपक में है रूपक, नाटक, प्रकरण, भाग, व्यायोग, समवकार, डिम्ब, अंकविधि, इहामृत, प्रेषण। ठीक है। और उपरूपक में क्या है? नाटक, त्रोटक, कोष्ठी, सदृक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप, काव्य, प्रेक्षणा, रासक, संलायक, श्रीमदिक, सिंपक, विलासिका, दुर्मालिका, प्रकड़िका, हलमिशा और गणिका। इस प्रकार नाटक रूपक का ही एक भेद है। साहित्य दर्पण के अनुसार नाटक किसी प्रसिद्ध आख्यान पर आधारित होना चाहिए या 5 से 10 अंकों के मध्य होना चाहिए। इसका प्रमुख रस वीर या श्रृंगार रस होना चाहिए। नाटक का अर्थ एवं परिभाषा। भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक शब्द की उत्पत्ति नट शब्द से माना जाता है। नट शब्द का अर्थ अभिनय होता है जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है। नाटक को रूपक कहा जाता है। नाटक के अंतर्गत नट विभिन्न प्रकार के स्वांग रचकर दर्शकों के सामने आता है। नाटक के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्लेटो के अनुसार नाटक जीवन का सर्वोत्तम उपकरण है। अरस्तु के अनुसार नाटक के कथानक में विश्वसनीयता, एक सूत्रता और गठन होना अनिवार्य है। सुमन लैंगर के अनुसार नाटक और साहित्य में मुख्य अंतर यह है कि साहित्य में हम बीती हुई घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, जबकि नाटक में हम सब कुछ सामने घटित होते देखते हैं। अतः नाटक की एकात्मता अधिक हो जाती है। भरत मुनि के अनुसार नाटक जीवन का अनुकरण मात्र नहीं, जीवन का वास्तविक और अनिवार्य तत्व प्रस्तुत करता है। शेक्सपियर के अनुसार यह विश्व एक रंगमंच है और उस पर हमारी विभिन्न क्रियाएं अभिनय मात्र है। अभिनय का अर्थ अनुकरण से भी लगाया जाता है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध उक्ति है, आर्ट इज मैन एडेड टू नेचर, अर्थात मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपने को संयुक्त करके कला की सृष्टि करता है। अरस्तु ने भी इसे स्वीकार किया। कला उन उद्देश्य का अनुकरण है जिसकी ओर विश्व प्रकृति अग्रसर हो रही है। अभिनय के अंग। अभिनय रंगमंच के एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसके प्रमुख 5 अंग हैं, मुख मुद्रा, शरीर भंगिमा, गति, वेग और वाणी। नाटक के प्रमुख अंग। नाटक एक ऐसी लेखकीय प्रस्तुति है जिसके कारण संवादों के रूप में ही दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। नाटकीय रूप। नाटक को संवाद शैली में लिखा जाता है। इसे पटकथा या स्क्रिप्ट कहते हैं। व्यवस्था एवं मंच योजना। पटकथा में मंच निर्देशन सम्मिलित है। यह निर्देशन अधिकतर भिन्न भिन्न शैली में लिखा जाता है। ये कलाकार को यह समझाने में मार्गदर्शन करता है कि इस दृश्य को दर्शकों के समक्ष कैसे प्रस्तुत करना है। चरित्र एवं अभिनेता। पटकथा में संवाद लिखने से पूर्व लेखक चरित्रों की एक सूची बनाता है तथा प्रत्येक चरित्र के सामने उसके विषय में विवरण देता है। कभी कभी दार्शनिकों को भी ये सूची उपलब्ध करवा दी जाती है जिससे वे नाटक में उस चरित्र के आगमन पर उसे पहचान सके तथा उससे जुड़ सके। कलाकारों का चयन उसी चरित्र को निभाने की उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर किया जाता है। गीत लेखन। नाटकों में कभी कभी आवश्यकता अनुसार दृश्य को जीवंत करने के लिए उसमें गीत भी पिरोए जाते हैं। ऐसे में समस्त गीतकारों से परिस्थितियों के अनुसार गीत लिखवा लिए जाते हैं और उन्हें संगीतक के गाने के रूप में नाटक में यथास्थान रोचक और प्रभावशाली नाटक बनाने के लिए उन्हें जोड़ लिया जाता है। नाटक की विभिन्न शैलियां। अब नाटक की कुछ शैलियां हैं। नाटक की विभिन्न शैलियों को 2 भागों में बांटा गया है, यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी। यथार्थवादी क्या है? ये वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। और गैर यथार्थवादी क्या है? ये काल्पनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त शैली के आधार पर नाटक के निम्नलिखित प्रकार अधोलिखित हैं: त्रासदी, कॉमेडी, स्वांग, नुक्कड़ ड्रामा, सोलो ड्रामा, मेलोड्रामा, काव्य ड्रामा और फार्स। नाटक में सम्मिलित मुख्य तथ्य।
जब भी कोई नाटक लिखा जाता है या दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब उसमें अनेक तत्वों को समावेश किया जाता है, जैसे कथा वस्तु। कथा वस्तु में क्या है? ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक, देशकाल एवं परिस्थिति। कथा वस्तु के प्रमुख 4 चरण होते हैं। नाटक का आरंभ, इसके अंतर्गत मुख्य घटना, पात्र परिचय एवं नाटक का उद्घाटन आदि सम्मिलित हैं। नाटक का विकास, इसके अंतर्गत पात्रों के अधिकार एवं सिद्धांत में विरोध एवं ड्रामे की झलक होती है। चरमोत्कर्ष, नाटक के पात्रों को मिलवाना, अलग करना अथवा किसी की मृत्यु हो जाना इत्यादि का प्रदर्शन किया जाता है। समाप्ति, नाटक का ये अंग अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पहुंचकर नाटक संपूर्ण संवेदन शक्ति, प्रभावोत्पकता तथा पूर्णता का परिचय देता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण, यह नाटक का दूसरा प्रमुख भाग होता है। नाटक में पात्रों की संख्या जितनी कम होती है, वो उतना ही उभर कर सामने आता है। नाटक का अर्थ अपनी मौलिक रक्षा, प्रभावशाली संवाद आदि के आधार पर नाटक को प्रभावशाली बनाता है। संवाद, संवाद का प्रयोग पात्रों द्वारा किया जाता है। ये संक्षिप्त एवं सार प्रभित होना चाहिए। भाषाशैली, किसी भी प्रकार की अव्यक्ति भाषा एवं संवाद कहलाती है। यदि पात्रों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर उच्च होता है, तो उसकी भाषा सदैव स्पष्टपूर्ण एवं प्रभावशाली होती है, और यदि पात्रों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है, तो उनकी भाषा शैली का भी वैसी ही हो जाएगी। देशकाल एवं वातावरण, नाटक में किसी विशेष देशकाल, परिस्थिति एवं वातावरण से संबंधित पात्रों का यह चित्रण सजीव, स्वाभाविक एवं जीवन तभी हो सकेगा जब पात्रों की भाषा, वेशभूषा, श्रृंगार आदि उसी के अनुरूप होगी। नाटक में सावधानियां, नाटक का आयोजन करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखना आवश्यक होता है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हास्य नाटक, गलती किसकी? बेरोजगारी पर आधारित। हास्य नाटक गलती किसकी आधारित है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली बेवकूफियों से इस नाटक में आपको कहीं दिखाया गया है, जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। अब इसका पात्र परिचय क्या है, तो चलिए देखते हैं। बेरोजगार, नौकरी ना मिलने के कारण फांसी लगाने जा रहा है। रिपोर्टर, टीआरपी के लिए बेरोजगार का इंटरव्यू ले रहा है। कैमरामैन, रिपोर्टर से ज्यादा समझदार है। पुलिस वाला, मौके का फायदा उठाने वाला है। फल विक्रेता, बस छोटा सा ही रोल है। आम आदमी, व्यवसायी जैसे सब आप आदमी होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पहला दृश्य। आप लोग इसी प्रकार से इसको अपने फाइल में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं स्लाइड कर देती हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा।
दस्तकारी हस्तशिल्प प्रायः कला एवं हस्त कौशल को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, किंतु दोनों की प्रकृति में अंतर है। मानसिक या मनोवैज्ञानिक आधार पर विचार, भाव या व्यक्ति को शिल्प या कला कौशल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिल्प या कौशल का बल कर्म और तकनीकी पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए चित्रकला मनुष्य है, शिल्पकारों का कर्म हस्त कौशल समझा जाना चाहिए, क्योंकि वह कर्म और तकनीक पर निर्भर करता है। कला की व्यापक और वृहद परिभाषा में कौशल अंतर्निहित है। किसी भी मानवीय सृजन को कला कह सकते हैं। वास्तविकता तो यह है, दोनों की प्रकृति, स्वरूप एवं उपयोगिता अलग अलग है, अतः वर्तमान समय में दोनों को अलग अलग समझाया जा सकता है। हस्त कौशल और कला में अंतर का अध्ययन करने से पूर्व हस्त कौशल की प्रकृति और स्वरूप को समझना आवश्यक है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। कार्याम्भ किसी भी हस्त कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व किसी शिल्पी को यह पता होना चाहिए कि वो किस चीज का निर्माण करने जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शिल्पी को लक्ष्मी जी की मूर्ति बनानी हो, तो मूर्ति निर्माण से पहले उसके हृदय में पूर्वाभ्यास और पूर्वानुभव के द्वारा अंकित रहता है। लक्ष्य प्रधान हर शिल्पी को कार्य करते हुए लक्ष्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो जो भी आकार प्रदान करना चाहता है उसे उस आकार में ढाल सके। रूप और वस्तु का निर्माण हस्त कौशल में प्रयुक्त सामग्रियों और रूप का आकार निश्चित होता है, जिसे शिल्पी अपने कौशल द्वारा एक निश्चित रूप देता है, जैसे मिट्टी में मूर्ति बनाना, खिलौने बनाना इत्यादि। अन्योन्याश्रित हस्त कौशल की एक विशेषता यह भी है कि इसमें सभी वस्तुएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, जैसे बस्ता बनाने के लिए काटना, रंगना, कपड़ा बुनना, कपड़ा सिलना आदि। ठीक है। कला एवं शिल्प में अंतर, तो चलिए हम अंतर देख लेते हैं कला और शिल्प में। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो आपने कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब भारत के कुछ विख्यात हस्त कौशल शिल्प दस्तकारी। मुरादाबाद की पीतल की वस्तुएं, आगरा में चमड़े का कार्य, कानपुर में सूती वस्त्र उद्योग, बनारस की साड़ी का कारोबार। ये कुछ बहुत प्रसिद्ध हस्त कौशल शिल्प दस्तकारी है। ठीक है। दस्तकारी हेतु सर्वेक्षण कार्य। अब देखिए इसमें क्या है, आप लोग इसको कर लेंगे, असाइनमेंट में अपने लिख लेंगे अपनी फाइल में। प्रबंधक का नाम मोहम्मद अहमद जी, आयु 62 वर्ष, स्थान वार्ड नंबर 17, पूर्वी मोहल्ला शहजादपुर, अम्बेडकर नगर। पावर लूम की स्थापना 1975 ईस्वी में इस लूम की स्थापना हुई। पावर लूम की जमीन का क्षेत्रफल 36 गुणे 12 वर्ग फुट है। उपकरण का नाम क्या है, पावर लूम। श्रमिकों की कुल संख्या है, इसमें 4 श्रमिक कार्यरत हैं। दस्तकारी हेतु बनाने वाले उत्पाद क्या है, गमछा और लुंगी। एक श्रमिक कितनी मशीनों चला सकता है, एक श्रमिक 2 मशीनों को आराम से चला सकता है। कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है, हाजी गुलाम मुस्तफा जी टांडा से होती है। ठीक है। माल की सप्लाई कहाँ होती है, खलीलाबाद, बाराबंकी, बिहार, टांडा आदि। लाभ क्या होता है, असंतोषजनक, जैसे जैसे जीवन यापन चल रहा है। वेतन, श्रमिकों का वेतन ठेकेदार तय करता है। एक गमछा पर ₹5 दिया जाता है। दस्तकारी में आने वाली समस्याओं का निवारण, इसमें आने वाली समस्याओं को इसमें कार्यरत श्रमिक व कारीगर स्वयं हल करने की योग्यता रखते हैं। पावर लूम का साइज क्या है, 54 इंच। पावर लूम में प्रयुक्त धागे क्या है, कॉटन, टेरिकॉट, टोटो आदि। मशीनों की लागत क्या है, 80,000 से 1 लाख तक की। तैयार माल क्या है, एक दिन में एक मशीन 12 गमछा बनाती है, तो 4 गुणे 12 मतलब 48 गमछा बना देती है। बिजली की व्यवस्था संतोषजनक है, कमर्शियल बिजली मीटर लगा है। मशीनों की मरम्मत का लागत क्या है, लगभग 5,000 रुपया। सरकारी सुविधा क्या है, कोई सुविधा नहीं, फैक्ट्री का लाइसेंस बनवाना पड़ता है लखनऊ फैजाबाद से। मशीनों पर कार्य करने से स्वास्थ्य पर प्रभाव, इसमें कार्य करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, जैसे कान, आंख, फेफड़ा आदि। त्योहार बोनस, कोई भी बोनस नहीं मिलता है। उत्पाद मांग में बढ़ा, सभी मौसम में उत्पाद की मांग लगभग समान रहती है। सुरक्षा उपकरण, श्रमिकों के लिए कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है। दुर्घटना बीमा, दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों को कोई दुर्घटना बीमा नहीं दिया जाता। कार्य होने का समय, इस फैक्ट्री में केवल एक शिफ्ट में कार्य होता है और वो भी दिन में। पावर लूम मालिकों के बच्चों की संख्या 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। पावर लूम प्रबंधक तथा उसके परिवार का शिक्षा का स्तर, प्रबंधक 9वीं उत्तीर्ण है, पत्नी 5वीं उत्तीर्ण है, बड़ा बेटा 12वीं उत्तीर्ण, छोटा बेटा बीकॉम उत्तीर्ण, बड़ी बेटी 12वीं उत्तीर्ण, छोटी बेटी 12वीं उत्तीर्ण। तो ये था हमारे ड्रामा फाइल का एक्सप्लेनेशन। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो मेरा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।